आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब हम वेक्टर को अलग अलग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि उसका कंपोनेंट कैसा होता है ना। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक वेक्टर है जो कि इस तरह से दिया हुआ है ना, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये है ए वेक्टर, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर ये y एक्सिस है और यहाँ पर x एक्सिस है, ठीक है ना। और ये जो है ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका करना है मतलब हमें x और y डायरेक्शन में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो इसके कंपोनेंट निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये है आपका क्या x एक्सिस और ये क्या है आपका y एक्सिस। अब आपको निकालना है, मान लीजिए x एक्सिस पे कंपोनेंट, x एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है कि आप एक काम करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये a वेक्टर है ना, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। आई बात समझ, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर मुझे इस a वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं ये इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं O K और L, है ना। और इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल O K L, इन ट्रायंगल O K L, इस ट्रायंगल में मैं ले लेता हूं cos थीटा। क्या ले लेता हूं, cos थीटा। तो देखिए cos थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस है OL और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है OA, है ना, सॉरी OK, OL अपॉन OK। आपको चाहिए OL क्योंकि यही क्या है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है। कंपोनेंट का सीधा सा मतलब है कि इसका प्रभाव कितना होगा इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं OL निकालता हूं तो OL क्या आ जाएगा, OK cos थीटा, OK इंटू cos थीटा। अब देखिए OK जो है, OK A है, मैग्नीट्यूड में A के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं OL इज इक्वल्स टू A cos थीटा, OL इज इक्वल्स टू A cos थीटा। आई बात समझ में, यानी ये जो है A वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है जिसको मैं AX भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, AX, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू A cos थीटा। अच्छा, इसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं इस तरह से ले लेता हूं और यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट की बात करता हूँ जो y डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, वो होगा AY। क्या होगा, AY। अब जरा ध्यान से समझिए, अब इस ट्रायंगल अगर ये AY है तो बच्चों ये भी क्या होगा, AY होगा, इसके ठीक सामने है ये भी AY होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके कंपोनेंट की, तो देखिए मैं ट्रायंगल लूंगा फिर से OKL, इन ट्रायंगल OKL, और इस ट्रायंगल OKL में मैं अब की बार ले लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, KL, और KL को मैं क्या लिख सकता हूं, KL को मैं लिख सकता हूं AY। AY अपॉन क्या लिख सकता हूं, अपॉन OK, और OK कितना है, OK है A, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो यहां से मैं AY निकाल लेता हूं और AY क्या आ जाएगा, A साइन थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से अगर कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है ना, तो अगर कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना होता है, A cos थीटा होता है। और अगर कोई वेक्टर, अब देखिए इस डायरेक्शन में A cos थीटा, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, A sin थीटा होगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे। अगर मैं इसको हटा दूं, अब ये तो आपको समझ में आ गया है ना। अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं, देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मैं लिखता हूं A वेक्टर इज इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं A वेक्टर, तो देखिए AX को क्या लिख सकता हूं, A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप लिख सकता हूं। आई बात समझ में। तो ये जो है ये एक और फॉर्म है जिसमें हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर को क्या कर सकते हैं,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए कंपोनेंट्स कई तरीके से निकाले जा सकते हैं, है ना। याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन से वेक्टर थीटा एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होता है, cos थीटा होता है, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने इस स्ट्रेट प्लेन पे रखा है और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है। अगर मास m है तो वेट जो रहेगा वो किसकी तरफ लगेगा, बिल्कुल सीधे नीचे ही लगेगा, mg। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ नहीं रखा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है इस तरह से, अब देखिए ये ऐसा रखा है ना, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल है थीटा। अब अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए इसके कंपोनेंट कैसे डिवाइड होंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो है मास m है तो mg सीधे नीचे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल नीचे, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये लग रहा है mg। आई बात समझ में, ये mg लग रहा है। अच्छा, और इसके बाद में अगर ये एंगल थीटा है, अच्छा देखिए ये एंगल थीटा है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस तरह से मैंने बनाया है ना। अच्छा, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये एंगल कितना होगा जो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ये एंगल कितना होगा, याद रखिए ये एंगल भी थीटा होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि mg है, इसके जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन लगती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि किससे लगती है, ये जो सरफेस है ये लगाता है ऑब्जेक्ट पर। तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ ये सरफेस है और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लग रही है ना। अब मैंने क्या करा, ये जो सरफेस है इसको मैंने थीटा से क्या कर दिया, थीटा एंगल से ऊपर उठा दिया, है ना। तो अगर मैं इस सरफेस को ही थीटा एंगल से ऊपर उठा देता हूँ, देखिए तो इसको मैंने थीटा से ऐसे ऊपर उठा दिया, समझना आप ध्यान से, देखिए ये ऐसा था, इसको थीटा से ऊपर उठा दिया। तो देखिए पहले ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसी थी, अब मैंने इस सरफेस को नीचे वाली को थीटा से ऊपर उठा दिया, ऐसा, देखिए इसको मैंने ऐसा उठा दिया ऊपर। तो याद रखिए कि अब क्या हो रहा है कि ये जो डायरेक्शन थी, इससे ये वाली डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर है, समझिएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो डेफिनेटली ये जो एंगल बन रहा है ऐसा जो मैंने उठा दिया, तो ये वाला एंगल इससे जो बन रहा है वो कितना होगा, थीटा ही होगा। इसी तरह जो नीचे वाला होगा एंगल वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और उसके कारण वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। तो देखिए mg जो है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा हमेशा, तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा। आई बात समझ में। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, वो होगा mg sin थीटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट डिविजन्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वेक्टर जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड का cos थीटा टाइम्स हो जाता है और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड का sin थीटा टाइम्स हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हम करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू वेक्टर। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको निकालना है, ठीक है ना, ये टू फाइंड। तो प्रश्न आता है कि कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहली बात ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही प्लेन में है, ये गिवन है ना। तो ये मान लीजिए ए वेक्टर और ये मान लीजिए बी वेक्टर। तो आप इसमें अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दें मान लीजिए, तो आपका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा आर वेक्टर। और याद रखिए ये आर वेक्टर, इनका रिजल्टेंट जो है ये आर वेक्टर उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं। ये फैक्ट, इट इज इन द सेम प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई। तो ये तो सेम प्लेन में। अब बात आती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर से चले बी वेक्टर की ओर, मैंने एरो बना लिया है ना। तो देखिए ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर चलेंगे, आपको पता है राइट हैंड रूल लगाएंगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो
हम है ये अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर की तरफ मतलब समझिए जैसे ये प्लेन है तो इससे अंदर की तरफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो कि परपेंडिकुलर, देखिए प्लेन ये है और इससे अंदर की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना किसके, प्लेन के। इसका मतलब है कि जो इनका रिजल्टेंट आएगा, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वह इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर इतना? अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए वेक्टर इसका सीधा सा मतलब, चलिए अगर एक काम करें हम, अगर हम मान लें कि इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है, लिख सकते हैं वेक्टर है, वो एक सिंगल वेक्टर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो आता है, मतलब रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर रहता है। तो मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट आ रहा है आर वेक्टर डैश, है ना। अब आर वेक्टर जो है वह उसी प्लेन में जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये जो आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों वो जीरो होता है ना। इसका मतलब हुआ कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है, इसका आंसर है जीरो, है ना। यानी कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू।